जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्लास आज 18 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों के उपयोग का बढ़ावा देना। यही उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का। असहयोग आंदोलन चलाया गया था यह 1920 में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन यह 1920 में ही दोनों चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? पंडित रमाबाई ने, बेगम रोकैया ने, ताराबाई शिंदे ने, राज सुंदरी देवी ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? किसने किया था? तो वह की थी ताराबाई शिंदे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। स्त्री और पुरुष नामक पुस्तक में वर्णन जो है वह है उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक असमानता का स्तर का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा ताकि लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। उसका जो उद्देश्य था वह है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। ईसाई मिशनरियों द्वारा सामूहिक रूप से सामान्य शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा का भी प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया और भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। उस समय भारत उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं था। उस समय भारत जो है वह
उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाही समझौता, महालवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थाई समझौता। अस्थाई समझौता जो है इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया गया। तो इसे सर्वप्रथम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अस्थाई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर से, लखनऊ से, फैजाबाद से, इलाहाबाद से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहाँ से भाग लिया था? तो वह लखनऊ से नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। कानपुर से किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने कानपुर से किया था। फैजाबाद से किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह। इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे लियाकत अली। लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था? तो वह किया गया था 1858 का अधिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 का अधिनियम। यह कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 2 अगस्त को। 2 अगस्त 1858 को पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मध्यकालीन असम में पाइक क्या थे? कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह थे बलात मजदूर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलात मजदूर, जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। बलात मजदूरों को जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग लिखते नहीं तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख दीजिए करें। तो मणिग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे? कौन सा ऑप्शन राइट है? तो वह थे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए यह संघ बनाए गए थे। यह संघ जो थे, सभा संघ जो बनाई गई थी, वह दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश डैश बार नाम आता है? लगभग 1000, 100, 12, 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आता है, कितनी बार आता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 बार। गंगा और यमुना नदी का 1 बार नाम आता है ऋग्वेद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। यमुना नदी जो है वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह है यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बौद्ध और जैन धर्मों में कौन सी विशेषता थी? तो वह थी केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास, ज्योतिबा राव फूले। यहाँ पर मैं प्रिंटिंग है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ज्योतिबा राव फूले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? यह कथन किसका था? उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है। तो यह कथन जो था वह ज्योतिबा राव फूले जी का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा राव फूले। यह जो थे यह महाराष्ट्र के थे। ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के थे। यह समाज सुधारक थे। ज्योतिबा राव फूले जो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
शाहजहां द्वारा दीवाने आम, यहाँ क्वेश्चन जो है दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। दीवाने आम जो है दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेटपुर जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस सभा संगठनों को विशेष रूप से महत्व निर्देश दिए गए थे जो सिंचाई और मंदिर से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख गांव भोजका के विषय में सत्य नहीं है? पूछा है सत्य नहीं है। तो वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ग्राम भोज का जो होता था या बड़े जमींदार को कहते थे, ग्राम भोज का जो है वह बड़े जमींदार को कहते थे ग्राम भोज का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।